देखो भाई, हम लोगों ने क्या करा था, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था, ठीक है ना। अब जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है वो फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि देखो बीच में हमारा गैप आ गया था, तो हो सकता है तुम लोग थोड़ा सा उसको भूल रहे होंगे, पर वो पेपर में ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि आपको इतना पता था जो चीज़ आप पढ़ रहे थे वो था हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट मतलब कि आपके पास किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या बातें, बेसिकली केमिस्ट बोलना चाहिए, किन किन केमिस्ट ने या किन किन साइंटिस्टों ने कौन कौन सी बातें आजमाई थी, उस बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम देखें, चैप्टर का नाम था हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। अब मैं पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाना शुरू नहीं किया है, ठीक है ना। अभी हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, 2 मिनट के चैप्टर का नाम यही रखते हैं। अब हुआ ये था कि हमने देखा था बेसिकली 17वीं सेंचुरी, ठीक है ना। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को 18वीं सेंचुरी बोला था, क्योंकि वो मिड मतलब आपको बेसिकली आखिरी साल, जब 17वीं सेंचुरी का आखिरी साल चल रहा था उस वक्त की बात थी। तो आप उसको बोल सकते हो कि स्टार्टिंग फेज है 18वीं सेंचुरी का, या आप बोल सकते हो एंड टाइम है 17वीं सेंचुरी का। इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बात ये जाननी थी कि हमारे पास उस वक्त कितने एलिमेंट्स आए थे, 31 एलिमेंट्स आ चुके थे। अब क्योंकि उस वक्त हमारे पास 31 एलिमेंट्स आ गए थे, तो देखा क्या गया 1806 से लेके, ठीक है ना, लगभग 1869 के आसपास। अब आप देख सकते हो ये मिड सेंचुरी आ गई है की, तो 18वीं सेंचुरी के आसपास 63 एलिमेंट्स वर नोन, ठीक है ना। हमारे पास 63 एलिमेंट्स आ गए थे, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सीधा सीधा कि हमारे पास मिड 18वीं सेंचुरी में हमारे पास 63 एलिमेंट्स आ चुके थे टिल डेट। अब टिल डेट मतलब आज के समय पे हमारे पास कितने एलिमेंट्स थे, आज के समय पे हमारे पास 118 एलिमेंट, दैट इज 118 एलिमेंट आ चुके हैं, जिसमें से हमने क्या देखा, हमारे पास 92 एलिमेंट जो है वो तो नेचुरल है, ठीक है ना, और हमारे पास 26 एलिमेंट जो है मैन-मेड है, जिसको हम सिंथेटिक बोलते हैं। अब ये पेपर में आ सकता है, स्कूल लेवल में अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर का एमसीक्यू बना सकता हूँ कि हमारे पास नेचर में कितने एलिमेंट जो है मैन-मेड है, तो सीधे आंसर है 26। ये कितने एलिमेंट्स नेचुरल है, सीधे सीधा आंसर है 92। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है स्कूल लेवल, ठीक है ना, उसको बाकी कॉम्पिटिशन लेवल पे तो भूल जाओ। तो हुआ ये कि इतने एलिमेंट्स की बढ़ती संख्या के कारण हम लोगों को लगा कि इन चीज़ों को क्या करना चाहिए, क्लासीफाई करना चाहिए। क्लासीफाई मतलब सही तरीके से अरेंज करना चाहिए, ताकि इसके बारे में पढ़ाई हो सके। अब क्योंकि भाई देखो हमारे पास दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये थी कि अगर मैं तुम लोगों को एक ही इंसान की इंफॉर्मेशन याद करने के लिए बोलूँ, मैं तुम्हें बोलूँ इसका फ़ोन नंबर, इसका घर का एड्रेस, इसका नाम, इसके फादर मदर का नाम, इसका कहते हैं पिन कोड, इसका कहते हैं स्टेट, और एक कौन से स्कूल में पढ़ता है, कि सब याद करके आओ, तुम याद कर लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं अभी बैठो तो तुम सबके बारे में याद कर लूँगा भाई, ज़्यादा मुझे कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा, वो भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, ठीक है ना। पर क्योंकि हमारे पास जब बच्चों की संख्या बढ़ेगी, मान लो बच्चे हो गए 15, 20, 25, 30, इतने बच्चों के बारे में जब आप लोगों को इन्फॉर्मेशन याद करनी पड़ेगी, तो वो इन्फॉर्मेशन याद करने में और समझने में लगेगा समय। अब समय के साथ साथ हो सकता है कि आप चीज़ें भूल जाओ, तो उस वक्त हमने क्या बोला था, हम ट्रिक्स बनाते हैं। उस ट्रिक में हमारे पास क्या होता था, हम ट्रिक में चीज़ें अरेंज करते थे। मतलब हम क्या करेंगे भाई, कंखल वाले बच्चों को एक तरफ रख देंगे, शिवाजी नगर वाले बच्चों को एक तरफ रख देंगे। उससे क्या हो जाएगा, पहले क्लासिफिकेशन हो जाएगा कि भाई शिवाजी नगर के बच्चे इस तरीके से याद कर लो। उसमें भी अगर आपने देखा हो स्कूल में अटेंडेंस कैसे लगती है, पहले ए नाम के बच्चे, फिर बी नाम के बच्चे, फिर सी नाम के बच्चे, इससे क्या होता है, चीज़ें क्लासीफाई हो जाती है। तो इसी तरीके से एलिमेंट्स क्योंकि बढ़ रहे थे, उनकी प्रॉपर्टीज भी हमारे पास आ रही थी, तो उन चीज़ों को अरेंज करना बहुत ज़्यादा जरूरी था। अब दिक्कत क्या आई, दिक्कत ये थी कि जैसे कि मेरे ख्याल से किसने तुमने नहीं पूछा था क्लास में कि प्रॉपर्टीज वाली बात, जब प्रॉपर्टीज नोन थी तो उसको अरेंज कर लेते। जब प्रॉपर्टीज सबको पता ही है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसको अरेंज कर देते सीधा सीधा। पर वहाँ पे अरेंज क्यों नहीं किया गया, अरेंज किया, पर वो कह रहा था बात चल रही है ट्रिक की। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है, कहने का मतलब मैंने यहाँ पे 10 बच्चों के नाम लिख दिए, अब उस 10 बच्चों के नाम की कुछ मैंने ट्रिक बनाई होगी तभी तो रखे हैं। अब वो ट्रिक क्या है मुझे वही तो तुम्हें समझानी है। नाम तो तुम भी पढ़ लोगे भैया, ए फॉर आदित्य, ए फॉर अभिषेक, ए फॉर अनंत, ऐसे नाम आ रहे हैं। अब इनका याद करने का तरीका तो बताओ, वो ट्रिक तो मैं बताऊंगा ना आप लोगों को। तो इनसे हमने ट्रिक पूछी थी कि आपने कौन कौन से ट्रिक बनाई है पढ़ने के लिए। तो उसने क्या बोला, उस टॉपिक को हमने क्या बोला था नाम, उस टॉपिक का नाम था हमारे पास हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, ठीक है ना। अब ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट वाला जो टॉपिक था, इस टॉपिक के अंदर आप लोग क्या देखते थे, इस टॉपिक के अंदर आप लोग चेक करते थे कि किन किन केमिस्ट ने या किन किन साइंटिस्ट ने क्या क्या ट्रिक आपके पास आई थी। सबसे पहले साइंटिस्ट या सबसे पहले केमिस्ट जो आपके पास आए थे वो कौन थे, आपके पास डोबेनियर जी थे, ठीक है ना। और डोबेनियर जी ने क्या दिया था बच्चे, डोबेनियर जी ने दिया था अपना लॉ ऑफ ट्रायड्स। क्या दिया था, लॉ ऑफ ट्रायड्स हमारे सामने ला के रखा था। हमने कहा ठीक है, लॉ ऑफ ट्रायड्स तो बढ़िया था,
पर इसकी जो लिमिटेशन थी, लिमिटेशन वाज दैट कि ये सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट्स पे कामयाब था, 9 एलिमेंट्स पे कामयाब था, उसके बाद ये चीज कामयाब नहीं हो पा रही थी। तो ये एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन था, इसलिए आपने अपने नोट्स में लिखा हुआ है कि डिसमिस हो गया था। डिसमिस मतलब इतना कारगर नहीं हो पाया था। अब इनके बाद एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था A.E.B. डे कैनफोर्ड ट्वाइस। अब इनके बारे में क्या बात थी, इनके पास भी एलिमेंट की संख्या नहीं थी ज्यादा, एलिमेंट की संख्या इनके पास भी कम थी, पर इन्होंने तो अपना काम और भी बिगाड़ दिया था। क्यों? अपनी आप की टेबल को एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में अरेंज कर दिया था, और उस सिलेंड्रिकल फॉर्म में अरेंज करने की वजह से लोगों को ये टेबल कैसी नजर आती थी, कॉम्प्लेक्स नजर आती थी। कॉम्प्लेक्स मतलब जहां पे उनको ये आसान नहीं लगती। अब आसान नहीं लगी तो मार्केट में चल नहीं पाएगा। भाई सिंपल सी बात है, मान लो मैंने कोई फोन लॉन्च किया, यहाँ पे मैं एक नई कंपनी हूँ, मैंने फोन लॉन्च किया। अगर मैं फोन लॉन्च कर रहा हूँ तो उसके लॉन्च के साथ साथ मुझे क्या रखना पड़ेगा, एक तो कॉम्पिटिटिव प्राइस, साथ ही बढ़िया फीचर और एक बढ़िया ब्रांड एम्बेसडर। तक बढ़िया ब्रांड एम्बेसडर नहीं ढूंढूंगा मेरा फोन कोई नहीं लेने का। आज भी चाहे मार्केट में इसका प्राइस, मान लो मैंने एप्पल जैसा फोन बना दिया, कॉपी बिल्कुल हूबहू बना दिया, पर उसके बाद भी मैंने उसकी प्राइस क्या रख दी, उसकी प्राइस रख दी मैंने भाई 20-25 हज़ार रुपये। लोग लेना चाहेंगे पर उस पर रिलाई नहीं करेंगे। रिलाई मतलब अरे चाइनीज फोन ना हो, अरे ये ना हो, वो ना हो। पर अगर मैं एक बढ़िया सा ब्रांड एम्बेसडर देख दूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा प्रोडक्ट जेन्युइन है, एक बढ़िया सा ब्रांड एम्बेसडर देख दूंगा तो भाई उसके ऊपर काम करना हो जाएगा। उसी तरीके से A.E.B. डे कैनफोर्ड ट्वाइस ने एलिमेंट्स तो अरेंज करे, पर वो इतने बेकार तरीके से अरेंज किए हुए थे, इतना कॉम्प्लेक्स नेचर था कि सामने वालों को पढ़ने में मजा नहीं आ रहा था। इसीलिए हमने बोला कि इनको तो हटाओ, इसलिए एनसीईआरटी ने इनके बारे में समझाया भी नहीं है, सिर्फ बोला है कि हाँ आपके डोमिनेट जी के पास ये आए थे। अब तीसरे साइंटिस्ट जो हमारे पास आए थे, जो केमिस्ट थे, जो तो बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, वो कौन थे हमारे पास, न्यूलैंड जी। अब न्यूलैंड जी ने क्या करा था, न्यूलैंड जी ने हमारे पास लाकर रखा था लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब ये लॉ ऑफ ऑक्टेव, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सुर, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव के हिसाब से न्यूलैंड जी ने क्या बोला, न्यूलैंड जी ने बोला कि मैं तो आपको बहुत ही सिंपल तरीका सिखा रहा हूँ, मैं तो आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, 7 सुर पढ़ लो, सा रे गा मा पा धा नी सा। हमने कहा इससे क्या होगा, हमको संगीत थोड़ी सुनना है यहाँ पे। अरे संगीत नहीं सुनना है हो, पर संगीत के हिसाब से आप अपनी केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। हमने कहा कैसे? कह रहा जिस तरीके से 7 सुरों के बाद 8वां सुर रिपीट होता है, उसी तरीके से आपका 7 एलिमेंट के बाद 8वां एलिमेंट सेम उसी एलिमेंट के नीचे होगा जिससे उसकी प्रॉपर्टी मैच करती है, जो कि आगे जाके एक रूल बनेगा, ठीक है ना। बेसिकली न्यूलैंड जी ने एक रूल बनाया है, अभी नाम नहीं दिया उस चीज को। अब वो रूल क्या है, दैट पर्टिकुलर रूल इज पीरियोडिसिटी। आपने चैप्टर की हेडिंग बोली थी ना मैंने, पीरियोडिसिटी आएगी आगे जाके, अभी नहीं आएगी। इस पीरियोडिसिटी को सबसे पहली बार सही तरीके से एक्सप्लेन करेंगे मेंडलीव जी। इन्होंने काम किया है और मेंडलीव ये बात बताएंगे कि मैं जिस चीज को फॉलो कर रहा हूं, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, वो न्यूलैंड जी का ही तरीका है। और न्यूलैंड का तरीका क्या था कि 7वें एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट रिपीट करेगा, उसकी प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट जैसी ही होगी। आई बात समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इनकी लिमिटेशन क्या थी? इनकी लिमिटेशन थी सिर्फ और सिर्फ ये अप टू कैल्शियम तक ही सही था, और कैल्शियम के बाद ये सीरीज खराब है। खराब इन से एलिमेंट सही जगह नहीं बैठ रहे। स्कैंडियम आ गया, स्कैंडियम कैसे बैठ जाएगा भाई एल्यूमिनियम के नीचे? गलत तरीके से बैठा हुआ था। हमने बोला कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर इनके द्वारा किया गया काम बहुत ज्यादा क्या करा गया, अप्रेज किया गया। लोगों ने बहुत सराहना करी इनकी। क्यों भाई? 16 एलिमेंट्स मार्केट में इन्होंने ट्रिक के हिसाब से याद करना सिखा दी, और वो ट्रिक भी कोई ऐसी ऐसी ट्रिक नहीं थी, इतनी बेहतरीन ट्रिक कि बच्चा बच्चा सारे गाँव बोलता है, बच्चा बच्चा याद कर लेगा इस चीज को। तो इसी चीज को देखते हुए आपके पास रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने इनको कौन सा मेडल दिया था? डेवी मेडल दिया था। ये पेपर में नहीं आता बच्चे, पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो हमारे को ये चीज पढ़नी पड़ेगी। तो उनको कौन सा मेडल से नवाजा? डेवी मेडल से उनको क्या करा गया? प्राइज दिया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला था भाई सी चीज ऐसे लाई है जिसको पढ़ने में, समझने में और देखने में बिल्कुल मजा आ रहा है। कोई दिक्कत? तो इस तरीके से आपने अभी तक पिछले क्लास में ये सब चीजें पढ़ी थी। कोई दिक्कत नहीं? अब इन सब चीजों में आपने एक चीज कॉमन देखी होगी, और वो सब चीजें कॉमन क्या थी? एटॉमिक मास। आपने अभी तक जितनी पढ़ाई करी है वो सारी की सारी पढ़ाई किसके हिसाब से करी है? एटॉमिक मास के हिसाब से। और एटॉमिक मास कैसे अरेंज किया गया है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। कैसे अरेंज किया गया है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। चाहे वो डोबिनियर हो, चाहे वो A.E.B. डे कैनफोर्ड ट्वाइस हो, चाहे आपके न्यूलैंड जी हो, तीनों ने पूरी की पूरी बात इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के ऊपर करी है।
मजबूरी है, क्योंकि अभी तक एटॉमिक नंबर मार्केट में नहीं आया। एटॉमिक नंबर सबसे पहली बार जब मार्केट में आएगा वो कौन लेके आएंगे, वो लेके आएंगे आपके हेनरी मोज़ले, ठीक है ना। पर हेनरी मोज़ले भी उसके ऊपर इतनी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि हेनरी मोज़ले क्या कहते हैं, हेनरी मोज़ले कहते हैं कि आपके जो मेंडलीव है, मेंडलीव के द्वारा किया गया काम इतना बेहतरीन था कि हेनरी मोज़ले उसके ऊपर कुछ भी बात नहीं करना चाहते थे। वो कहते थे भाई मेंडलीव ने इतना बढ़िया काम किया है कि अगर मैं अपनी रिसर्च तुम्हारे सामने रखूं तो मेरी रिसर्च भी मेंडलीव के सामने ऐसे लगेगी कि मैंने कुछ नया नहीं बताया। तो जब आप मेंडलीव के बारे में पढ़ोगे, आज जो मैं पढ़ाऊंगा बहुत ही बेहतरीन पढ़ाया है मैंने, जिसे कहते हैं ना बेहतरीन चीज़ सी पढ़ाई है। आई बात समझ में नहीं है, कोई दिक्कत है तक। अब जो हमारे पास फोर्थ केमिस्ट आ रहे हैं वो है हमारे पास लोथर मेयर, ठीक है। अब देखो लोथर मेयर के बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता। इवन आप लोगों के नोट्स में जब मैं आपको लिखवाऊंगा तो लोथर मेयर के बारे में क्या बात लिखवाई जाएगी कि लोथर मेयर ने आपके पास इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अपने एलिमेंट्स को रखा था, और एलिमेंट्स को रखा था जिस तरीके से वो था ग्राफिकल नेचर। किस नेचर में रखा था, ग्राफ बना के उन्होंने अपने यहाँ पे काम किया गया था। अब हुआ ये कि अगर तुम ध्यान दो, लोथर मेयर ने जो काम किया था वो किया था इन द ईयर 1868। ये साल याद नहीं रखना है, इस साल के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। क्यों? क्योंकि इनके बिल्कुल नेक्स्ट ईयर में, अगले ही साल आ गए थे डिमित्री मेंडलीव 1869 में। तो आप देख सकते हो बिल्कुल नेक टू नेक टक्कर थी। आपके लोथर मेयर आ भी पहले गए मार्केट में, चीजें जो बताई है वो बिल्कुल मेंडलीव से मैच भी करेगी, पर तब भी फेमस नहीं हुए। सर एक बात बताओ, 1887 में रॉयल लंदन ने इन्हें अवार्ड दिया था, न्यूलैंड जी को दिया था। न्यूलैंड, हाँ, इन्होंने इससे पहले कर दिया था। अब लोथर मेयर फेमस थोड़ी ना हुए, लोथर मेयर को तो भी क्या करेंगे, वो बोलेंगे अरे भाई साहब आपने तो ऐसी चीज दे दी, दिमाग ही खराब हो गया, इसे करो बंद और घर ले जाओ, ठीक है ना। अब प्राइस 1887 में इसलिए दिया गया था क्योंकि मेंडलीव की टेबल आने के बाद उसमें ड्रॉबैक भी तो आए थे। अब ड्रॉबैक जिस चीज में आ गया वो कमी है, अब कमी वाली चीज के ऊपर तो पहले काम होगा। तो आपके जो न्यूलैंड जी थे उनको भी एक समय के बाद मिला कि नहीं भाई इस आदमी ने कम से कम इनिशिएट तो लिया, कम से कम उस शुरुआती दौर में जब कोई आदमी कुछ नहीं कर पा रहा था तब तो न्यूलैंड ने कुछ किया, और उसी के हिसाब से उन्होंने दिए क्या आपको, दिए आपके मेडल दिया उनको। भाई एक तरीके से मान के चलो हमारे पास यहाँ कोचिंग में तुमने कुछ काम करा, ठीक है ना। अब तुमने क्या करा भाई, बिल्कुल बोर्ड में ऐसे लिया है 100 में 100 नंबर ले आएगा केमिस्ट्री में, ठीक है ना। अब क्या होगा, हम तुम्हें एकदम से नहीं बुलाएंगे, क्या होगा पहले रिजल्ट आएगा, सब कुछ आएगा। हमारा जब बैचेस शुरू होंगे, भाई रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारे पास छुट्टियों के बीच में, अब हमारे जब बैचेस शुरू होंगे हमने बोलेंगे कि सब बैच के बीच में हम एक पार्टी करेंगे, उस फंक्शन में तुम्हें प्राइज देंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये भी तो दिखाना है कि भाई हमारा बच्चा है। तो इसका मतलब इंस्टेंट काम नहीं होता। ऐसे ही न्यूलैंड जी ने जब अपना काम किया होगा तो एकदम से प्राइज नहीं दिया, लोगों ने कहा समय लेते हैं, देखते कोई और आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद अपने बंदे को फेमस करने के लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने क्या बोला, चलो हम इसको एक प्राइज देते हैं। तो देखो न्यूलैंड जी के साथ साथ उनका नाम जुड़ा नहीं जुड़ा, आज जहां भी पढ़ूंगा मैं उस डेवी मेडल के बारे में पढ़ाना पड़ेगा। इसी तरीके से हमारे पास वो मेडल चाहे 1887 में दिया हो उससे हमें मतलब नहीं है, वो बस ये था उनको प्रेज करने के लिए, उनको सराहना देने के लिए कि हाँ आपने कुछ बेहतरीन काम किया है, ये चीज़ थी। अब लोथर मेयर जो 1868 में आ रहे हैं, इन्होंने क्या करा, सेम इनका भी काम क्या था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऊपर चीज़ों को लगाना, ठीक है ना। ये भी हमारे पास चीज़ें जो अरेंज कर रहे थे वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर रहे थे। हमने कहा ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से सभी लोग काम कर रहे हैं, आप में कोई बड़ी बात नहीं है। अब हुआ ये था कि ऐसा कहा जाता है कि 60-63 एलिमेंट्स के आसपास लोथर मेयर ने अरेंज कर दिए थे। अब 60-63 एलिमेंट्स अरेंज करना बहुत बड़ी बात होती है, पर दिक्कत ये थी कि इन्होंने अपना जो अरेंजमेंट किया था वो किया था ग्राफिकल फॉर्म में। हमने कहा ग्राफ तो क्या ही दिक्कत नहीं, ग्राफ तो पढ़ते हैं, 9th-10th में ग्राफ पढ़ना सिखाया है हमारे पास। भाई कौन सा ग्राफ है, बार ग्राफ होता है, ठीक है ना, हिस्टोग्राफ होता है, हमें तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, हम पढ़ लेंगे। कह रहा पढ़ तो लोगे, पर इनका ग्राफ है कर्व नेचर का। कह रहा एक एग्जांपल देता हूँ, पढ़ना नहीं है आप लोगों को, सिर्फ समझा रहा हूँ कि हुआ क्या था वहाँ पे। तो हुआ ये है कि भाई उन्होंने एक ग्राफ बनाया, और ग्राफ का नेचर कुछ इस तरीके से था। इसमें जो है ग्राफ था, हमने कहा इसमें क्या बड़ी बात है। अब मैंने कहा अगर मैं तुम्हें एलिमेंट्स पढ़ना ना सिखाऊं तो तुम नहीं पकड़ पाओगे कभी कैसे पढ़ते हैं इसे। हमने बोला कैसे, कह रहा देखो ठीक है ना। मैंने कहा अच्छा, हमने कहा अच्छा, और
हमने कहा मैंने तो अभी कुछ ही एलिमेंट लिखे, उसने कहा इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्या है। मैंने कहा अगर आपको ना समझाया जाए तो आपको नहीं समझ में आएगा ये लिखे कैसे हैं, कोई ऊपर है कोई नीचे है कोई किसी तरीके से ये रखा गया है। तो कह रहा बेसिकली इनका कहना ये था कि जो सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट होंगे वो अपने कर्व में जो ग्राफ बन रहा है उस ग्राफ में उसी पोजीशन पे बैठेंगे जहां उसकी दूसरी प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट बैठा हुआ है। लाइक लीजन का बैठा हुआ है अपने कर्व में टॉप पोजीशन में बैठा हुआ है, उसी तरीके से सोडियम अपने कर्व में टॉप में बैठा हुआ है, पोटेशियम अपने कर्व में टॉप पे बैठा हुआ है, रुबिडियम अपने कर्व में टॉप पे बैठा हुआ है। तो मतलब इन सब की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। उसी तरीके से अगला एलिमेंट कौन है, बेरिलियम। बेरिलियम क्या है, कर्व से बिल्कुल नीचे अगला एलिमेंट कौन है, बेरिलियम। कर्व से अगला एलिमेंट मैग्नीशियम, कर्व से अगला एलिमेंट कैल्शियम, कर्व से अगला एलिमेंट स्ट्रोंशियम। तो सबकी प्रॉपर्टी सेम। नीचे कौन बैठा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबकी प्रॉपर्टी सेम। तो ये चीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो क्या है। मैंने तो अभी से गिनती के कितने बनाए, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 एलिमेंट्स रखे हैं। अब सोचो अगर मैं यहाँ पे 60 एलिमेंट रख दूंगा तो क्या यहाँ पे बन जाएगा भाई साहब, इतना क्राउडेड बन जाएगा, इतना क्राउडेड बन जाएगा कि सोच नहीं पाओगे, सर पकड़ के नोचने लगोगे क्या पढ़ूं इसमें। और इसीलिए लोथर मेयर की इतनी बातें आने के बावजूद भी इनको फेमस, जिसे कहते हैं ना, फेमस नहीं हो पाए। और जब फेमस नहीं हो पाए तो हमने बोला इनके बारे में ज़्यादा क्या ही पढ़ेंगे, इसलिए आप लोग नोट्स में क्या लिखते हो, आप इसलिए बात लिखते हो दैट लोथर मेयर इन 1868 अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है ना, ही वर्कड अप टू 60 एलिमेंट्स, but due to its complicated nature of graphical representation of periodic table or graphical representation of elements, this table do not came into effect। इस टेबल को मार्केट में नहीं लाया गया, इसको यूज नहीं किया गया क्योंकि नेचर कैसा था इसका, कॉम्प्लिकेटेड। आई बात समझ में आता है। तो अब फाइनली वो बंदा आने वाला है जिसके लिए हम तब से इंतजार कर रहे हैं, जिसका नाम हर बार में जोड़ रहे हैं, मेंडलीव, मेंडलीव और मेंडलीव। ठीक है ना, इतना हो सकता हूं तुम्हें कि मेंडलीव का काम इतना बेहतरीन था कि तुम ये सोचो, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मेंडलीव जी ने क्या करा था, हमारे पास जो मेंडलीव है, मेंडलीव ने जब अपनी टेबल का नाम रखिए, हिंट दे रहा हूं कि टॉपिक क्या पढ़ाने जा रहा हूं तुम्हें, तुम लेवल सोचना उनका लेवल कितना तगड़ा था। मेंडलीव ने अपनी टेबल का नाम रखा था पीरियोडिक टेबल। ठीक है, उन्होंने इतने विलफुल वाले साइंटिस्ट थे, इतना मतलब दम था उनके अंदर, ठीक है ना, जिसे कहते हैं ना सेल्फ मोटिवेटेड, किसी से डरने वाले नहीं। उन्होंने अपने ही बनाए हुए रूल को क्या करा, गलत साबित किया। अपने ही बनाए हुए रूल क्या करा, गलत साबित भी किया है खुद से कि नहीं यहाँ पे ये रूल नहीं लगेगा, मुझे पता है ये रूल बनाने वाला मैं ही हूँ, पर यहाँ पे ये रूल नहीं लगेगा। तो हमने बोला ठीक है, ऐसा क्या है इसके अंदर। इवन जो अगला साइंटिस्ट आएंगे वो है आपके हेनरी मोज़ले, और हेनरी मोज़ले पूरी की पूरी टेबल सही भी कर देंगे। ये वही टेबल है जो आज आप पढ़ रहे हो, जो आज आपके घरों में लगी हुई है, आपकी किताबों में छपी हुई है, ये वही टेबल है हेनरी मोज़ले की। पर बेटा हेनरी मोज़ले के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये बोल सके कि ये टेबल मैंने बनाई है, क्योंकि उन्होंने थोड़े बहुत एडिशन किए थे, बस ठीक करी थी। और इसी चीज़ ले उन्होंने अपनी टेबल के लिए क्या बोला कि भाई इसको तो मैं पीरियोडिक टेबल ही बोलूँगा, बस क्योंकि ये नए समय की टेबल है, मैंने बस मॉडिफिकेशन किए है, तो नाम क्या लगाऊंगा, मॉडर्न, और इसका नाम पड़ा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अब आप सोच सकते हो मेंडलीव ने उस समय पे ऐसा क्या काम किया होगा कि हेनरी मोज़ले ने भी टेबल नहीं छेड़ी। बोला भाई जी नाम तो इसमें मेंडलीव द्वारा ही दिया जाएगा, काम कितना बढ़िया करा था। वो अलग बात है, हेनरी मोज़ले ने एलिमेंट बहुत सारे बिठा दिए, सब कुछ कर दिया, पर यार उसका जो आधार था, जो बेस था, वो तो मेंडलीव था ना। ठीक है ना, तो हमारे साइंटिस्ट का नाम क्या है, डिमित्री मेंडलीव। ठीक है ना, अब डिमित्री मेंडलीव जी जो थे वो क्या थे, हमारे पास एक रशियन केमिस्ट थे। ठीक है ना, अब क्योंकि ये एक रशियन केमिस्ट थे, इनका जो काम है ये 1868 के आसपास का है। ठीक है ना, सॉरी 1869 का, दैट मीन जस्ट एक साल के बाद इसके लोथर मेयर थे। हमने बोला ठीक है, इतने आपने इसकी मतलब जिसे कहते हैं बहुत तारीफ कर दी है मैंने अपनी तरफ से, भले किताबों ने ना करी हो, मैंने अपनी तरफ से बहुत तारीफ करी है। भाई मेरे लिए तो ये बंदा बहुत बेहतरीन है, इसकी सोच तब देखोगे आप लोग बोलोगे भाई साहब क्या ऑब्जर्वेशन है इसकी, बेहतरीन ऑब्जर्वेशन जिसे कहते हैं। हमने बोला ऐसा क्या कर दिया इसने, तो इसने पहली बात तो क्या करा कि इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के हिसाब से, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के हिसाब से, या फिर आप एटॉमिक वेट बोल लो, दोनों बातें एक है। ठीक है ना, इससे घबराना मत, या फिर किसी किताबों में पढ़ रहे हो एटॉमिक वेट और किसी में एटॉमिक मास पढ़ रहे हो, कोई फर्क नहीं है, अलग अलग किताबें अलग अलग लैंग्वेज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के हिसाब से चीज़ों को अरेंज किया। हमने कहा ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है, करा तो करा, इतनी फेमस क्या बात होगी। मैंने कहा इन्होंने 63 एलिमेंट्स के बारे में बात करी, मैंने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, इतनी ही एलिमेंट्स की बात लगभग हमारे लोथर मेयर ने कर दी थी।
वो तो बेचारे ने काम ही ऐसा किया कि भाई लोगों को पसंद नहीं आया, लोगों को चीज़ वही चीज़ें आसान हो, पढ़ने में कॉम्प्लिकेटेड ना हो, मज़ा सा आए पढ़ने में, अब नहीं दे पाया तो क्या कर सकते हैं। तो उसने बोला कि भाई अब आप इसका दिमाग देखना कि कितना बढ़िया है। पहली ऑब्जर्वेशन जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जो मैं समझाने की कोशिश करूँगा, उसको समझने की कोशिश करना उस तरीके से। इन्होंने क्या बोला कि देखो, जब मैंने चीज़ों को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के हिसाब से लगाया, जब मैंने चीज़ों को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के हिसाब से लगाया, मैं क्या देखता हूँ यहाँ पे कि हमारे पास लिथियम ले लो, बेरिलियम ले लो, बोरॉन ले लो, कार्बन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, फ्लोरीन ले लो, साथ में सोडियम ले लो, आप मैग्नीशियम ले लो, ठीक है ना, एल्यूमिनियम ले लो, या फिर आप कुछ भी ले लो उसके आगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं। भाई इतने एलिमेंट्स तो न्यूलैंड जी ने भी बिठा दिए थे। उसने बोला एक चीज़ देखो, सारी किसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, और खासकर आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर नोबल गैस नहीं लिखी, फ्लोरीन के बाद नियॉन आती है। क्यों नोबल गैस अभी आएगी? इनके ही दौरान, मतलब मेंडलीव जी के समय पे ही आपकी जो नोबल गैस थी वो सबसे पहले डिस्कवर की गई थी। अभी तक जो आपके साइंटिस्ट गए, न्यूलैंड गए, डोमिनियर जी गए, कैनडास जी गए, उनके टाइम पे नोबल गैस नहीं आई थी, ठीक है ना। अब हुआ ये कि इन्होंने बोला इनके एक बार मासेस देखना, लिथियम का मास कितना है आपके पास 7, बेरिलियम का मास कितना है आपके पास 9, बोरॉन का मास कितना है आपके पास 11, कार्बन का मास कितना है 12, नाइट्रोजन का कितना है 14, 16, 19, इसका कितना है आपके पास 23, इसका कितना है आपके पास 24, और इसका कितना है आपके पास 27। हमने कहा क्या मास याद करने बैठे हैं क्या भैया? मास तो चलो बाप भी याद हो जाएंगे। तो इनकी सोच देखना या इनकी ऑब्जर्वेशन अब तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या है। इन्होंने क्या बोला, एक चीज देखो, इन दोनों के बीच में कितना गैप है? 2 का। इन दोनों के बीच में कितना गैप है? इनके बीच में, इनके बीच में, इसके बीच में 19 और 20 के बीच में 4 का गैप, इसके बीच में, इसके बीच में 3 का गैप, और ऐसे ही करके उन्होंने बहुत सारी चीजें पढ़ी। हमने कहा इससे फायदा क्या हुआ? इन्होंने बोला कि इतने सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने के बाद मुझे एक चीज तो समझ में आ रही है कि 2 एलिमेंट के बीच में, ठीक है ना, 2 एलिमेंट के बीच में 1 से लेके 4 के मास का गैप हो सकता है। मिनिमम 1 मास का गैप, मैक्सिमम 4 मास का गैप। हमारे ऑब्जर्वेशन क्या देखी उन्होंने, अपने टेबल को अरेंज करने के बाद खुद ही कह रहे हैं कि मैंने ये चीज नजर देखी, यहाँ पे ये चीज मुझे देखने को मिली कि एलिमेंट जो है 1 के मास के साथ साथ मैक्सिमम 4 के मास का डिफरेंस रख सकते हैं, उससे ज्यादा का डिफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, दैट ही प्रेडिक्टेड या ही कंक्लूडेड दैट द एलिमेंट इज हैविंग अ मिनिमम gap of 1 mass and maximum of 4. That means आपके पास जो गैप था वो 1 से 4 के बीच का था। कितने का? 1 से 4 के बीच का। कोई दिक्कत? आगे बात समझ में? ये बता दो यहाँ पे, ठीक है, काम करनी है फिलहाल। तो हमारे पास क्या देखने को मिला कि ठीक है कि आपके पास ये 1 से लेके 4 तक का मैक्सिमम गैप है, ठीक है ना। अब अगर ये 1 से लेके 4 तक का मैक्सिमम गैप है तो हमने बोला इससे हमारा क्या फायदा? तो उन्होंने बोला एक बात बताओ, न्यूलैंड जी कैल्शियम की बात जगह रुक गए थे? हमने कहा हाँ रुक गए थे। तो कह रहा देखो, कैल्शियम जिसका एटॉमिक मास कितना है 40 है, कितना है 40। अब कैल्शियम के बाद 10 एलिमेंट आते हैं जो सही तरीके से नहीं रखे गए थे। न्यूलैंड की गलती यही तो थी, कैल्शियम के बाद के एलिमेंट ढंग से नहीं रखे। तो वो 10 एलिमेंट थे आपके पास स्कैंडियम, वो 10 एलिमेंट थे आपके पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ये वो 10 एलिमेंट थे जो कैल्शियम के बाद आ तो रहे थे, पर न्यूलैंड जी ने सही तरीके से नहीं रखा था। इन्होंने सही तरीके से रखा हुआ है, इन्होंने सही तरीके से रखा हुआ है। लास्ट में एक बार टेबल बना के भी दिखाऊंगा आप लोगों को कि कैसे इनकी टेबल दिखती थी, याद नहीं करनी है, दिखाऊंगा, सिर्फ एक ओवरव्यू दूंगा। तो हमने बोला ठीक है, इसका फायदा क्या है? तो पता क्या लगा, जो जिंक है, जिंक का मास कितना है बच्चे 65। कितना है मास 65। हमने कहा अच्छा, तो मतलब जिंक का भी मास याद करना है? मैंने कहा नहीं। अब देखो देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास ये हुआ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है ना। यहाँ पे आ गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। यहाँ पे आ गया आपके पास बोरॉन, एल्यूमिनियम। यहाँ पे आ गया आपके पास कार्बन, सिलिकॉन। यहाँ पे आ गया आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक।
हमने कहा अच्छा, मतलब यहाँ पे आपने गैप छोड़ा हुआ है, अभी कोई एलिमेंट आया नहीं है शायद। मैंने कहा यही तो उनका दिमाग था। आप उनके दिमाग की सोच देखना कितनी तगड़ी है। उन्होंने क्या बोला, कैल्शियम का मास 40 है, इसके बाद 10 एलिमेंट आए, वो 10 एलिमेंट यहाँ नहीं बैठनी चाहिए, उनको उन्होंने कहीं और बैठाया क्योंकि प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही थी, और न्यूटन की गलती ये थी, उन्होंने वहीं बैठा दिया था। तो उन्होंने उन 10 एलिमेंट को आखिरी अलग कर दिया। अलग करने के बाद जो 10वां एलिमेंट था उसका वजन कितना था, 65। बीच में 2 एलिमेंट नहीं रहे थे क्योंकि उस वक्त ये एलिमेंट इजाद ही नहीं हुए थे भाई, डिस्कवर ही नहीं हुए थे। डिस्कवर हुआ था आर्सेनिक, और आर्सेनिक का वजन कितना है, 75। कितना वजन है, 75। मैंने कहा क्या करूं इसका भाई, उसने बोला आप देखो, कॉपर के बाद मैंने तुम्हें आखिरी एलिमेंट क्या पढ़वाया, जिंक। जिंक का वजन कितना था, 65 था। जो 10 एलिमेंट मैं अलग अपनी तरीके से अरेंज करूंगा, पर आखिरी मास कौन सा था, 65 था। उसके बाद एलिमेंट डिस्कवर नहीं हो रहे थे, उसके बाद आर्सेनिक डिस्कवर हुआ था 75 के मास के साथ। अब इन दोनों में गैप लगाना कितने का है, 10 का। ऑन एन एवरेज मैक्सिमम गैप कितने का होता है, 4 का। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे तो बीच में कम से कम 2 एलिमेंट की जगह है या नहीं। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है। उसने क्या बोला कि इससे तो साफ पता लगता है कि 65 वजन से लेके 75 वजन के बीच में 2 एलिमेंट की जगह है, मतलब यहाँ पे 2 एलिमेंट इन फ्यूचर आने ही आने हैं। हमने कहा भाई ये तो मुझे वैसे ही पता लग रहा है, आप इतना एम्फसाइज होकर क्यों बोल रहे हो। अब उनके बारे में सोचना मैंने क्या करा, उन्होंने कहा कि देखो जब यहाँ पे 2 एलिमेंट आने हैं तो इस एलिमेंट की जगह खाली छोड़ो और इस एलिमेंट की जगह खाली छोड़ो। मैं तुम्हें आज इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी आज ही लिख के दे रहा हूँ। कह रहा एलिमेंट्स आएंगे ना, आएंगे ना, मैं बताता हूँ कि एलिमेंट्स कैसे होंगे। आज ही लिख के दे रहा हूँ तुम्हें टेबल बनाते वक्त ये एलिमेंट कैसे दिखेंगे, कैसे होंगे, क्या इनका मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्या इनके पास डेंसिटी होगी, क्या इनका एटॉमिक मास होगा, मैं सब बताता हूँ तुम्हें आज। क्योंकि भाई इनको भाई पूरा तरीका पता है, कितने कितने का गैप है, क्या है। तो उसके हिसाब से इन्होंने बोला देखो भाई इस एलिमेंट के बारे में मुझे नहीं पता, तो इस एलिमेंट का नाम हम रखेंगे एका एल्यूमिनियम। क्या रखेंगे इसका नाम, एका एल्यूमिनियम, ठीक है ना। और इस एलिमेंट का नाम रखेंगे हम लोग एका सिलिकॉन, ठीक है ना। वैसे कहा जाता है जो एकहा वर्ड है, देखो संस्कृत में एकहा बोलते हैं, ये संस्कृत वर्ड से ही लिया गया है, एकमात्र, सिंगल। बट आपको जब इसको किताबों में पढ़ोगे उस लैंग्वेज के हिसाब से क्या बोला गया है कि एका का मतलब होता है नेक्स्ट। एका का मतलब होता है नेक्स्ट, मतलब इसके बाद वाला, ठीक है ना। तो ये किसके बाद का एलिमेंट है, एल्यूमिनियम, तो एका एल्यूमिनियम। किसके बाद है, सिलिकॉन, तो एका सिलिकॉन। आई बात समझ में नहीं आई। हमने बोला ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि मुझे ऐसा लगता है, इन्होंने बोला मुझे ऐसा लगता है कि इस एलिमेंट का, यहाँ लिख रहा हूं मैं प्रिडिक्टेड, जो उन्होंने बोला हुआ है, ठीक है ना, रेड कलर से। उसने बोला मुझे लगता है मास इसका तो 68 होगा, क्योंकि सबका गैप वो गिन रहा था, 2 का 3 का 4 का गैप आ रहा था, उसके हिसाब से बोला इसका मास 68 के आसपास आएगा। और इस एलिमेंट का जो मास है वो लगभग जो आएगा वो 72 आएगा। उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन थी, प्रैक्टिस थी उनको भाई इतनी सारी टेबल पढ़ने के बाद। हमने कहा ठीक है और बताओ। उन्होंने बोला इस एलिमेंट का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होगा, ठीक है ना, मतलब हाई नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट। और इसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट तगड़ा होगा। हमने कहा अच्छा जी। और तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने एक चीज ये करी हुई थी कि वो सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से चीजें नहीं लगा रहे थे, वो चीजों को केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से भी लगा रहे थे। चीजों को किसके हिसाब से लगा रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से। हमने बोला केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से 3-4 पॉइंट डालूं, तो उन्होंने बोला केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से का मतलब क्या हो गया। उन्होंने बोला देखो भाई, मैंने क्या कहा, मान लो मैंने कोई एलिमेंट उठा लिया, अब बोरॉन फैमिली को ले लेते हैं, तो मैंने मान लो बोरॉन फैमिली ली, तो मुझे बताया B2O3 नाम की कोई चीज बन जाएगी, ऐसा उनका मानना था। फिर Al2O3 नाम की कोई चीज बन जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इस B को और इस Al को हटा के यहाँ पे इनकी जगह E लिख दूं, तो बोल सकता हूँ कि ये जो कंपाउंड है, ये जो ग्रुप है, ये E2O3 नाम के कंपाउंड्स बनाएगा। आ रही बात समझ में, मतलब E का मतलब क्या हो गया, आप सिर्फ यहाँ पर उठा के रख दो B, आप उठा के रख दो Al, और जो भी आएगा उसको उठा के यहाँ रख दो। तो इसका मतलब उन्होंने बोला कि जो ये अगला एलिमेंट आने वाला है, ये ऑक्सीजन के साथ कौन सा फॉर्मूला बनाएगा, ये ऑक्सीजन क्या बनाएगा, E2O3 बनाएगा। क्या बनाएगा, ये E2O3 बनाएगा, क्योंकि वो केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेक कर रहे थे, वो बिना केमिकल प्रॉपर्टीज से काम नहीं कर रहे थे, वो हर किसी की केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेक करके रख रहे थे, तभी तो आंसर गलत नहीं आ रहा था उनका। अब उन्होंने बोला कि इसका मुझे लगता है जो फॉर्मूला है
कि साथ ही साथ इसका फॉर्मूला आएगा EO2 की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? EO2 की फॉर्म में। तभी आप कार्बन लिखते हो तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो ये देखिए यहाँ जो एलिमेंट आएगा कह रहा है उसका भी फॉर्मूला मेरे हिसाब से EO2 होना चाहिए। अब ये तो क्या है, वो एलिमेंट जो इन फ्यूचर कभी आएगा। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? उसी समय में एक एलिमेंट बहुत फेमस थे, वो थे हमारे हेलोजेंस। कौन थे हमारे? हेलोजेंस। हेलोजेंस जिनका आप लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एलिमेंट्स बहुत फेमस थे हमारे, इनको हेलोजेंस बोलते हैं। आगे जाके पढ़ोगे इसके बारे में, ठीक है? तो उन्होंने क्या बोला कि जो बोरॉन फैमिली वाले लोग हैं वो नेचर में कौन सा फॉर्मूला दिखाते हैं? ECl3 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ECl3। E मतलब चाहे B रख लो यहाँ पे, चाहे Al रख लो, जो मर्जी रख लो। तो मतलब यहाँ पे जो अगला एलिमेंट बनेगा वो क्या बनेगा? ECl3 बनेगा। और इसी तरीके से ये जो एलिमेंट बनते हैं दूसरे वाले वो बनते हैं ECl4। तो उन्होंने बोल दिया यहाँ पे क्या बनेगा? ECl4 बनेगा। क्या बनेगा? ECl4 बनेगा। आई बात समझ में नहीं है? कोई दिक्कत? अब इतनी बातें उन्होंने कर दी, उन्होंने बोला जाओ तुम्हें इस तरह और क्या चाहिए? कोई तुम्हें अगर बिना एलिमेंट्स के बनने से पहले इतनी इंफॉर्मेशन देते तो बता दो। लोग तो एलिमेंट अरेंज नहीं कर पा रहे थे, मैं तो अरेंज के साथ साथ तुम्हें दूसरे एलिमेंट्स का फ्यूचर बता के जा रहा हूँ। मैं तुम्हें आज ही बता रहा हूँ ये एलिमेंट्स क्या क्या प्रॉपर्टी दिखाएंगे, ये एलिमेंट्स का मास कितना होगा, ये एलिमेंट्स की जगह खाली है तो यहाँ पे ये आएगा ही आएगा। ये जगह खाली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एलिमेंट बनेगा या नहीं बनेगा। मैं कह रहा हूँ गारंटीड बनेगा, क्योंकि उनकी ऑब्जर्वेशन तगड़ी थी। और ऊपर से एलिमेंट सिर्फ मास के हिसाब से नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेक करके रखे जा रहे थे। एलिमेंट्स को हाइड्रोजन, एलिमेंट्स को ऑक्सीजन, एलिमेंट्स को हेलोजन, सबके साथ रिएक्ट करके देखा जा रहा था, पढ़ा जा रहा था, फिर उनको एक साथ रखा जा रहा था। भाई सिंपल सी बात है, चीज़ें तो आसान होगी नहीं, चीज़ें बेहतरीन थी यहाँ पे। अब देखा क्या गया यहाँ पे, इसकी इंफॉर्मेशन मैं एकदम लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। अब देखो, अब हुआ ये कि कुछ समय के बाद आपके पास ये दो एलिमेंट डिस्कवर हो गए। अब जब ये एलिमेंट डिस्कवर हुए उस समय लोगों ने बोला था मेंडलीव बहुत बनता था अपने आप को। आज देखता हूँ ये प्रॉपर्टी चेक करके जरा मेंडलीव ने सही बताया नहीं बताया। अब जो ये एलिमेंट यहाँ पे डिस्कवर हुआ वो था Ga, जिसका नाम क्या था बच्चे? गैलियम। ठीक है ना? और यहाँ पे जो एलिमेंट रिलीज हुआ था वो था Ge, जिसका नाम था जर्मेनियम। ठीक है ना? अब ये दो एलिमेंट यहाँ पे रिलीज हो गए। लोगों ने बोला अरे फटाफट प्रॉपर्टी चेक करो, मेंडलीव बहुत हवा में घुसकर बन रहा था। लोगों ने कहा ठीक है, इसका मास जो आया, ब्लू पेन से लिख रहा हूं, जो एक्चुअल आया, ठीक है ना, जो एक्चुअल में था, जो आपके पास एक्चुअल में था, इसका एक्चुअल मास आया 70। लोगों ने बोला हाँ 2 का गैप। कह रहा 2 का गैप क्या भाई, उसने खुद ही तो बोला था कि यहाँ पे एलिमेंट आएगा और उसका मास 65 से लेके 75 के बीच में होगा। वो तो उसने 68 बोला। कह रहा दूसरा एलिमेंट चेक करना जरा। कह रहा अब बताओ कितना करीब था? 72.6। भाई साहब बेहतरीन ऑब्जर्वेशन। लोगों ने बोला यार मास में तो मानना पड़ेगा, भले ही एक का गैप थोड़ा सा ज्यादा मुझे लगा, पर दूसरा तो बिल्कुल ऐसा लगा हुआ हुआ। हमने कहा छोड़ो, मेल्टिंग पॉइंट कितना बोला है लोग? 309 केल्विन। 309 केल्विन का मतलब कितना हो गया बेटा? 309 में से 273 माइनस करना जरा। 9 में से 3 गए 6, 10 में से 7 गए 3, 36 डिग्री सेल्सियस। ये क्या बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है क्या? समझ में आ रही है बात? लो ही तो निकला। हमने कहा अच्छा इसका बताना कितना है? इसका निकला 1231 केल्विन, अप्रोक्सीमेटली 950 डिग्री सेल्सियस। कह रहा अब बताओ कौन सी बात गलत है इसकी? हमने कहा अच्छा ऑक्सीजन का रिएक्ट करना, बना Ga2O3 नाम का कंपाउंड बनके तैयार हुआ। हमने कहा हेलोजन के साथ GaCl3 नाम का कंपाउंड बनके तैयार हुआ। हमने कहा इसके साथ GeO2 नाम का कंपाउंड बनके तैयार हुआ। हमने कहा इसके साथ GeCl4 नाम का कंपाउंड बनके तैयार हुआ। तो हमने बोला भाई साहब मेंडलीव को तो आज मानना पड़ेगा। जहां बंदे एलिमेंट्स बिठा नहीं पा रहे हैं वो तो एलिमेंट्स का फ्यूचर बता के चला गया कि भाई साहब ये ऐसे ऐसे है। इसीलिए हर कोई उनको मानता है कि पीरियोडिक टेबल की असली और सही शुरुआत किसने करी है? मेंडलीव जी ने करी है। आई बात समझ में नहीं आई? तो हमें सबसे पहले क्या बात लगी? मेंडलीव जी ने एक तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट बिठाए। मेंडलीव जी का दूसरा फेमस काम कि उनके बिठाए हुए एलिमेंट्स एक तो सही थे, साथ ही साथ उनकी प्रॉपर्टीज जो है केमिकल तरीके से भी बिठाई गई थी। किस तरीके से? केमिकल तरीके से भी बिठाई गई थी, केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से। केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से काफी बच्चे बोलते हैं भैया समझ नहीं आया, एक बार बता दो। तो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से का मतलब होता है, इसी को ले लेते हैं। बोरॉन फैमिली थी, आपको बताइए बनाते हैं E2O3 नाम के कंपाउंड।
मतलब इस फैमिली के सारे लोग ऑक्सीजन के साथ ऐसे कंपाउंड बनाएंगे। फिर मैंने हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा, तो सारे के सारे कंपाउंड किस तरीके से कंपाउंड बनाएंगे, आपके पास EH3 नामी कंपाउंड बनाएंगे। कैसे? EH3 कंपाउंड। हमने बोला हेलोजन के साथ EX3 नामी कंपाउंड बनाएंगे। तो देखो आपने उन्हीं एलिमेंट को ऑक्सीजन का चेक कर लिया, उन्हीं एलिमेंट को हाइड्रोजन का चेक कर लिया, उन्हीं एलिमेंट्स को हेलोजन के साथ चेक कर लिया। जब सबकी प्रॉपर्टी ऑक्सीजन के साथ भी, हाइड्रोजन के साथ भी, हाइड्रोजन के साथ भी सेम आई, तब जाके तो आपने बोला कि भैया आज मैं लिख के दे रहा हूं, जो बिठा रहा हूं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने एक नहीं, दो नहीं, तीन एलिमेंट से चीजें रिएक्ट करवा के देखी, प्रॉपर्टी पढ़ी और फिर उनको अरेंज किया हुआ है। समझ में आई बात कि उनकी टेबल इतनी सही क्यों जा रही है, क्योंकि इंक्रीजिंग मास के साथ साथ केमिकल रिएक्टिविटी भी तो देखी गई थी। समझ में आई बात। दूसरी बात क्या फेमस हुई? दूसरी बात ये फेमस हुई उनकी कि ही प्रेडिक्टेड न्यू एलिमेंट्स। उन्होंने क्या प्रेडिक्ट करा? ही प्रेडिक्टेड न्यू एलिमेंट्स। उन्होंने नए एलिमेंट्स प्रेडिक्ट किए थे आपके पास। हमने कहा हाँ बिल्कुल किए थे प्रेडिक्ट, बेहतरीन एलिमेंट्स थे। हमने कहा अच्छा और कोई दिक्कत? कह रहे और खासियत बताता हूँ, दिक्कत तो छोड़ो, खासियत बताता हूँ आप लोगों को। खासियत क्या है? उन्होंने अपनी टेबल को किस हिसाब से बनाया? रोज एंड कॉलम्स के हिसाब से बनाया। और इससे आसान तरीका तो था ही नहीं। हमने कहा रोज और कॉलम्स, अरे ऊपर से डंडा खींचो आपकी रोज बन गई, ऐसे जाओगे तो कॉलम बन गए, आपके पास एलिमेंट्स इस हिसाब से बढ़ा दिए। इससे आसान चीज क्या दूंगा? एलिमेंट्स को डब्बों में बिठाना है, बस बात खत्म। एक डब्बा पकड़ लोगे उन सबकी प्रॉपर्टी सेम, दूसरा डब्बा पकड़ लोगे उन सबकी प्रॉपर्टी सेम, तीसरा डब्बा पकड़ लोगे उन सबकी प्रॉपर्टी सेम। और क्या चाहिए भाई? आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से ही इंट्रोड्यूस्ड 2 न्यू टर्म्स। उन्होंने एक नई टर्म्स हमारे पास लाके रखी। कौन कौन सी? कि अगर आप किसी भी चीज को, मतलब इस रोज और कॉलम में ऊपर से नीचे चीजों को पढ़ोगे तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्रुप। क्या बोलेंगे उसे हम लोग? ग्रुप। इसलिए हम बोलते हैं एक ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप। और अगर आप चीजों को लेफ्ट टू राइट पढ़ोगे, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? पीरियड का नाम देंगे। किसका? पीरियड का नाम देंगे। आई बात समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत? तो इसीलिए ही नेम्ड दिस एज ग्रुप। ऊपर से नीचे आना ग्रुप कहलाता है, और यहाँ जाना क्या कहलाता है आपके पास? पीरियड कहलाता है। बताइए भाई, आई बात समझ में नहीं आई? तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम ग्रुप्स होते हैं, लेफ्ट टू राइट पीरियड होते हैं। कोई दिक्कत? अब इनके ग्रुप्स के अंदर सब ग्रुप भी होते हैं, वो मैं तब पढ़ाऊंगा जब मैं टेबल बना के दिखाऊंगा आपको। याद नहीं करनी होती टेबल, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की ऑब्जर्वेशन के लिए दिखा के दिखाऊंगा कि हाँ देखो टेबल दिखती कैसी कैसी, इन्होंने क्या सोच के काम किया होगा यहाँ पे। तो इससे हमें क्या पता लगा? एक तो उन्होंने चीजों को केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से पढ़ा, जो कि एक अच्छा काम था। दूसरा, उन्होंने नए एलिमेंट्स प्रेडिक्ट करे, जो और भी अच्छा काम था। तीसरा, उन्होंने रोज और कॉलम्स की बात करी, जो तो और भी अच्छा काम था। हमने कहा और भी कुछ अच्छा ही रह गई है या नहीं रह गई? हमने कहा रहती है। हमने क्या हुआ? कह रहा मार्केट में अभी अभी नोबल गैस आए हैं और उन नोबल गैस में उन्होंने हाथ साफ कर दिया। हमने कहा मतलब? तो हुआ ये कि उसी समय पे टू नोबल गैसेस वर डिस्कवर। उस समय पे 2 नोबल गैस डिस्कवर हो गई। अब वो नोबल गैस कौन कौन सी थी? वो थी आपके पास हीलियम एंड नियॉन। कौन कौन सी थी वो? हीलियम और नियॉन डिस्कवर हो गई। हमने कहा अच्छा अब बिठाओ। अब क्या बिठाओगे? अब तो आपकी सारी टेबल खराब हो जाएगी। कह रहा भाई साहब मेरी टेबल में यही तो खासियत है। जब बेटे एक स्केल लेके आओ। अब वो स्केल लेके आया, उसने स्केल खींचा आगे, क्योंकि भाई ग्रुप नंबर 1 तो बन चुका था, ग्रुप नंबर 1 से लेके ग्रुप नंबर 8 तक तो बना चुका था वो। अब नोबल गैसेस तो कैसी है? नॉन रिएक्टिव है ना। अब जो चीज रिएक्ट नहीं करती, कह रहा उसको आगे बिठाओ, क्यों पीछे भेज रहे हो? हमने कहा 1 से आगे तो क्या आता है? हमने कहा 1 से आगे मैथ्स में 0 पढ़ा ही नहीं पढ़ा? हमने पढ़ा है। दैट्स व्हाई दिस ग्रुप इज नोन एज जीरो ग्रुप। क्या बोला गया इसे? जीरो ग्रुप। और जीरो ग्रुप में क्या बैठाया था उन्होंने? नोबल गैस। तो मतलब 8 ग्रुप जो उन्होंने अपने बना दिए थे, ठीक है ना, 8 ग्रुप जो उन्होंने अपने बना दिए थे कुछ इस तरीके से। ये पहला ग्रुप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8वां, ये 8 ग्रुप बना चुका था। अब उसने क्या करा? एक लाइन खींची, एक नया ग्रुप बनाया और उस ग्रुप का नाम रख दिया जीरो ग्रुप। और यहाँ पे कौन बैठे थे आपके? नोबल गैस बैठे थे। उसने बोला और बताओ क्या है? मेरी टेबल में तो मॉडिफिकेशन भी आसानी से हो जाएंगे। लाइन खींचो, नई टेबल तैयार, लाइन खींचो, नई टेबल तैयार, बैठाओ एलिमेंट जितने बिठाने हैं। तुम 60 एलिमेंट, इन फ्यूचर चाहे 150 एलिमेंट आए, लाइन खींचना और बिठा देना।
आधी बात समझ में? क्योंकि देखो 60 एलिमेंट तो मैं बिठा चुका हूँ और उसमें कोई गलती नहीं है, चाहे तुम चेक कर लेना, मेरे बिठाए हुए 60 एलिमेंट बिल्कुल सही बैठे हुए हैं, और जो तुम्हारे नए एलिमेंट आएंगे उनको सही कर लेना। और आज तक इनकी टेबल में एलिमेंट्स की पोजीशन गलत नहीं थी, इनकी टेबल में एलिमेंट्स की पोजीशन गलत नहीं मानी गई है कभी। इनके पास कुछ ड्रॉबैक्स थे जो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। कौन सा? नहीं, वो तो हमने बाद में इनको लास्ट में भेज दिया था। जब आपके हेनरी मोज़ले आएंगे तो वो इनको लास्ट में मान लेंगे, जैसे इन्होंने पहले माना है वो इनको लास्ट में मानेंगे। ये नंबर गैसेस को भैया आखिरी में रखो, ठीक है ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर आ जाएगा ना उस टाइम पे। अब इतनी चीज़ों के बाद हमने बोला कि चलो भैया आप तो मेंडलीव की तारीफ करना बंद करो, अब फाइनली ड्रॉबैक पढ़े। हमने कहा ठीक है भाई ड्रॉबैक पढ़ते हैं, पर एक तारीफ और पढ़ लो, अभी एक तारीफ और रहती है। अब हमने कहा भाई वो तारीफ क्या है इनकी, तो उन्होंने बोला वो तारीफ ये है कि इन्होंने, ठीक है ना, इन्होंने क्या करा, बहुत बोल्डली, ठीक है ना, ऐसे कहते हैं कि इन्होंने बहुत बोल्डली अपनी गलती अपनाई है। उसने क्या बोला कि देखो मैंने ही आपको बोला है कि एलिमेंट्स को किसके साथ उठाओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से, मैंने यही बोला, ठीक है ना। अब देखो ऑक्सीजन, सेलेनियम, टेरियम एंड पोलोनियम, ठीक है ना। ऑक्सीजन के बाद कौन सा ग्रुप है आपके पास? फ्लोरीन वाला, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, ये पोलोनियम है। और यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। हमने कहा क्या दिक्कत होगी, एलिमेंट सही तो बैठे होंगे। कह रहा बैठे हैं, बिल्कुल सही बैठे हैं। कह रहा बस एक चीज लिख रहा हूँ उस पर गौर करना। हमने कहा आयोडीन का वजन होता है 126.9, अगर हम ऑन एंड बिल्कुल अप्रॉक्सीमेशन में बात करें, और इसका वजन होता है, हमने कहा क्या दिक्कत है, सही तो है। कह रहा है एक बात बताओ, चीजों को जब तुम लेफ्ट टू राइट पढ़ोगे, टेबल तो ऐसे पढ़ते ना, ऐसे करके बनाई ना मैंने, इंक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, हमने कहा ऐसी बनाई है। हाँ, तो कह रहा है एक बार मास देखना। हमने कहा आपने ज़्यादा वाला मास पहले रख दिया और कम वाला मास बाद में रख दिया, मतलब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास खुद अपने मुंह से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो और यहाँ पे ऐसे बिठा रहे हो चीज़ों को। तो कह रहा भाई मैं मानता हूँ ये मेरी गलती है, ठीक है ना। एनसीईआरटी लिखा हुआ है, ही बोल्डली एक्सेप्टेड दैट ही अरेंज्ड सम एलिमेंट बाय अवॉइडिंग हिज ओन रूल। एनसीईआरटी के शब्द है कि उसने बोल्डली एक्सेप्ट किया है ये बात कि हाँ मैं अपने ही रूल को अवॉइड कर रहा हूँ, पर वो कह रहा है मेरी मजबूरी है। आयोडीन की प्रॉपर्टी इसी ग्रुप से मैच कर रही है क्योंकि मैंने केमिकल रिएक्शन से चेक करी है। उसकी बात तो समझो, वो क्या कह रहा है, मैंने सिर्फ मास के हिसाब से नहीं, मैंने प्रॉपर्टीज देख के भी तो बिठाया है चीजों को। आयोडीन की प्रॉपर्टी पूरी इस फैमिली से मैच कर रही है, अगर इस फैमिली से मैच कर रही है तो आयोडीन को यहीं बैठना चाहिए और इसको यहीं बैठना चाहिए, चाहे इनका मास कम ज्यादा क्यों ना हो रहा हो। आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही है? इसी तरीके से प्रिसाइजली तो नहीं बोलूंगा, उन्होंने एक चीज बताई थी, आयरन, कोबाल्ट और निकल, ठीक है ना, आयरन, कोबाल्ट और निकल बिठाया था। ऐसे कहते हैं कोबाल्ट का वजन लगभग 58.7 के आसपास था और इसका वजन 58.3 के आसपास था। तो तुम खुद बताओ किसका वजन ज्यादा है, कोबाल्ट का, और किसका कम है, निकल का। पर उसने बोला भाई प्रॉपर्टी मैच तभी करेगी, अगर मैं इनको आगे पीछे कर दूंगा तो चीजें खराब हो जाएंगी। समझ में आई बात? तो इसका मायने बात ये थी कि उनके अंदर इतनी हिम्मत थी कि अपनी गलती को एक्सेप्ट कर सके, अपने रूल को जो सबको सिखा रहे हैं उसकी जो कमी थी वो उन्होंने बोल्डली एक्सेप्ट करी है कि हाँ भाई मैं कहीं कहीं पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, पर आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि प्रॉपर्टी ऐसे ही मैच करेंगी। तो फिर सिंपल सी बात है, इसको लोगों ने ड्रॉबैक बनाया। लोग बोलने लगे ठीक है तुमने अरेंज किया, मास को अवॉइड किया, पर रीजन तो बताओ क्यों बिठाया। अब उस वक्त तक एटॉमिक नंबर नहीं आए थे, जब एटॉमिक नंबर आ जाएंगे तो आपको ही पता है ये है एटॉमिक नंबर 26, ये है 27 और ये है 28, उसके हिसाब से तो बिल्कुल सही बैठे हैं। समझ में आ रही है बात? क्यों हेनरी मोज़ले ने टेबल का नाम नहीं बदला? क्योंकि हेनरी मोज़ले कहते हैं भाई साहब चाहे बंदे के पास उस वक्त जवाब ना हो पर उसने काम गलत नहीं किया, उसने अपनी गलती मान के एलिमेंट को सही बिठाया, उसने अपने ऊपर इल्जाम ले लिया कि हाँ मैं अपने रूल को कहीं कहीं पर नहीं मानता, पर उसने एलिमेंट्स को बेहतरीन तरीके से बिठाया, उसने कोई कमी नहीं निकाली उसमें। समझ में आई बात या नहीं आई? कोई दिक्कत? तो इस पूरी थ्योरी के बाद हमें एक चीज जानने को मिली कि मेंडलीव ही वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या दिया हमें, जिन्होंने हमें दिया लॉ ऑफ
पीरियोडिसिटी। क्या दिया हमें? लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी। और ये आपको अपने पेपर में पढ़ के जाना है स्कूल लेवल, ठीक है ना। कोई कोई स्कूल वाले दे सकते हैं, कोई कोई स्कूल वाले चांसेस ना दे, पर ये अच्छी चीज़ है, पेपर में आ सकती है। अब ये लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है? तो लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी कहते हैं जिस प्रकार से न्यूटन जी ने काम किया था कि 7वें एलिमेंट के बाद 8वां एलिमेंट रिपीट करेगा, सेम वैसे ही काम मैं कर रहा हूँ कि एक समय के बाद, ध्यान सुनना, एक समय के बाद बोला उसने, एलिमेंट के क्या बोला उसने, मैं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 7वें एलिमेंट के बाद, मैं कह रहा हूँ कि एक टाइम के बाद एलिमेंट हमेशा उस एलिमेंट के नीचे पाया जाएगा जिससे उसकी प्रॉपर्टी मैच करेगी। हमारा एलिमेंट हमेशा उस एलिमेंट के नीचे पाया जाएगा जिससे उसकी प्रॉपर्टी मैच करेगी, पर कब? एक समय के बाद। अब वो समय क्या था? जब उनकी पूरी की पूरी पीरियड, जब वो लेफ्ट टू राइट चलेंगे, लेफ्ट टू राइट पूरा पढ़ाने के बाद जब वहां पे कोई एलिमेंट लास्ट होगा, तो लास्ट के बाद जो नया एलिमेंट आएगा वो हमेशा उस एलिमेंट के नीचे आएगा जिसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। और यही बात किसने बोली थी? न्यूटन जी ने। बस न्यूटन जी ने एक गलती तो नहीं बोलेंगे, न्यूटन जी ने क्या बोला था? उनकी बात वो 7 एलिमेंट तक सीमित थी, इनकी बात 7 एलिमेंट से ज्यादा है कि एक समय के बाद। तो लॉ क्या बन गया यहाँ पे? द केमिकल एंड फिजिकल properties, the chemical and the physical properties of an element are the periodic function of their atomic masses. तो देखो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी हो या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी हो, वो एक प्रकार से कैसे काम करती है? पीरियोडिक फंक्शन के रूप में। किसके रूप में? पीरियोडिक फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मान के चलो स्कूल का पीरियड, स्कूल में अगर पहली बेल लगती है तो टीचर आता है, अटेंडेंस लेता है, पढ़ाना शुरू करता है और बेल लगते ही चला जाता है। फिर दोबारा से नया टीचर आता है, अटेंडेंस लेता है, पढ़ाता है और फिर चला जाता है। फिर तीसरे पीरियड में दूसरा टीचर आता है, वही काम दोबारा करता है, अटेंडेंस लेता है, पढ़ाता है, फिर चला जाता है। तो इसी चीज को बोलते हैं पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक फंक्शन। मतलब एक समय के बाद किसी चीज का दोबारा से दोहराना, एक समय के बाद किसी चीज का दोबारा से दोहराना। तो यहाँ पे क्या चीज दोहरा रही है? उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। किसकी वजह से? जब उनको किसकी वजह से रखा गया? एटॉमिक मास के हिसाब से रखा गया। आई बात समझ में? हेनरी मोसले ने तो ये भी कॉपी करी है। जब उसको पढ़ाऊंगा तो उन्होंने कहा क्या डेफिनेशन बनाई? द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। समझ में आई बात या नहीं आई? तो पीरियोडिक फंक्शन मतलब एक समय के बाद दोबारा से दोहराना। किसके हिसाब से? प्रॉपर्टीज के हिसाब से। कब? जब एटॉमिक मास के हिसाब से रखा जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ ना सबको समझ में आ गया। अब फाइनली ज़्यादा तारीफ ना करते हुए अब मैं आपको उनका पढ़ाता हूँ ड्रॉबैक, और आज की क्लास में यहीं पे खत्म करेंगे। फिर हम अगली क्लास में इनकी टेबल बना के देख लेंगे एक बार और हेनरी मोसले पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास जो लास्ट बात आ रही है वो है इनकी बातों की ड्रॉबैक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया इतने सारे अच्छे काम करने के बाद ड्रॉबैक्स? बिल्कुल भाई, ड्रॉबैक्स पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि बात ही ऐसी थी। लोगों ने बात को कैसे ढूंढ के निकाली। लोग बोलते हैं कि भैया एक बार बताओ, क्या आपने बच्चों को आइसोटोप्स पढ़ाया है? हमने कहा बिल्कुल पढ़ाया है। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स का मतलब होता है जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट उनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो, बट उनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो। हमने कहा बिल्कुल पढ़ाया है। कह रहे मेंडलीव जी ने तो पढ़ा होगा। फिर हम तो अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो मेंडलीव ने तो उस समय पढ़ लिया होगा भाई जब आया हुआ है। हमने कहा आया हुआ था, पढ़ा होगा भाई। कह रहे हमें नहीं लगता। अगर पढ़ा होता तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स है? 3 आइसोटोप। एटॉमिक नंबर 1, मास 1, 2 और 3। कार्बन के कितने आइसोटोप्स है? 3, 12, 13, 14। क्लोरीन के कितने आइसोटोप्स है? 2, 35 और 37, है ना। तो हमने कहा आप आइसोटोप्स को कहाँ घुसा रहे हैं? उस बंदे ने इतना बेहतरीन काम किया, आप क्या कुछ काम पूछ रहे हैं उनसे? कह रहा कुछ काम नहीं है, ये जबरदस्ती की गलती निकालने वाली बात है, जबरदस्ती की। उन्होंने बोला एक बात बताओ, क्या मेंडलीव जी ने खुद ही अपने मुंह से कहा है कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के हिसाब से बैठना चाहिए? बैठना चाहिए नहीं बैठना चाहिए? किसके हिसाब से? एटॉमिक मास के हिसाब से। उन्होंने अपना पीरियोडिसिटी लॉ भी किसके ऊपर दिया? एटॉमिक मास के ऊपर। तो आपने कार्बन को सिर्फ एक ही बार क्यों बिठाया? उसका मास तो 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है। उन तीनों को एक साथ बिठाओ पहले। इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो कार्बन 12 भी आना चाहिए, फिर कार्बन 13 आना चाहिए, फिर कार्बन 14 आना चाहिए।
फिर नया एलिमेंट आना चाहिए ना, समझ में आ रही है बात? तो आप आइसोटोप्स को क्यों नहीं लेके चल रहे? हम मेंडेलीव जी क्या बोले भाई कि आइसोटोप्स की प्रॉपर्टी तो भाई किसी की मैच कर रही है, किसी की मैच नहीं कर रही है। और आइसोटोप्स से कौन से पढ़े जाते हैं? इतना मैं आपको चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। तो सबसे पहला आइसोटोप होता है नेचर में वो अबंडेंट होता है, मतलब बहुत सारा होता है। और जो लास्ट वाला होता है वो नेचर में थोड़ा रेडियो एक्टिव होता है, जिसकी वजह से वो अवेलेबिलिटी में कम होता है हमारे पास। इसलिए काम का हमारे पास हमेशा पहले वाला आइसोटोप होता है। इतनी बात तो पता है ना आप लोगों को। पर ये क्या बन गया आपके, ये आपके मेंडलीव का बन चुका है ड्रॉबैक कि उन्होंने आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट के बारे में कोई बात नहीं करी, जबकि खुद कह रहे हैं एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग मास के हिसाब से बिठाओ। पर तब भी पता नहीं क्यों वो आइसोटोप्स को क्यों नहीं बिठा रहे हैं या आइसोटोप्स के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं, वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो ये क्या बन गया, उनका पहला ड्रॉबैक बन गया। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं होती। अब हमने बोला ठीक है, अब तो पीछे छोड़ दो, इतना अच्छा काम किया उसमें तुमने वाली बात निकाल दी करना। अभी एक ड्रॉबैक और है, और वो ड्रॉबैक सच में बहुत बेहतरीन ड्रॉबैक था। वो ड्रॉबैक क्या था? वो ड्रॉबैक तो ऐसा ड्रॉबैक था भाई साहब, उससे हेनरी मोज़ले भी डरता था। हेनरी मोज़ले ने तो दिमाग लगाया और दिमाग से खेल गया वो लोगों के। कैसे भी देखते हैं, उन्होंने बोला एक बात बताओ, आपने हाइड्रोजन को लिथियम फैमिली के ऊपर बिठाया है। हमने कहा हाँ बिठाया है। हमने कहा ठीक है, हाइड्रोजन जो है अगर हम बात करते हैं हेलोजन्स के साथ, तो अगर ये HCl बना रहा है तो ये भी LiCl बनाता है, ये भी NaCl बनाता है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज तो इन तीनों की सेम है। केमिकल प्रॉपर्टी इन तीनों की सेम है। हमने कहा हाँ बिल्कुल सेम है। हमने कहा लिथियम को पसंद है इलेक्ट्रॉन निकालना तो वो बनाता है Li पॉजिटिव, सोडियम को पसंद है इलेक्ट्रॉन निकालना तो वो बनाता है Na पॉजिटिव। उसी तरीके से हाइड्रोजन को भी पसंद है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना तो वो बनाता है H पॉजिटिव, H+ आयन। पढ़ा ना आप लोगों ने, एसिड जिससे बोलते हैं। तो हमने कहा भाई इसका मतलब ये है कि लिथियम वाली फैमिली से हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी मैच करती है, और इसीलिए मेंडलीव ने उन्हें यहाँ बिठाया। पर लोगों ने बोला मेंडलीव जी एक बात बताओ, क्या आपने हेलोजन फैमिली पे नजर मारी? कह रहा हेलोजन फैमिली कौन? वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वाली। कह रहा हाँ हाँ वही वही वही। हमने कहा इसमें क्या नजर मारनी है? कह रहा फ्लोरीन नेचर में F2 नाम पे अवेलेबल होता है, ठीक है ना। आपके पास जो फ्लोरीन है वो किस नेचर में आता है? F2, मतलब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। क्लोरीन किस नेचर में आता है? Cl2, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ब्रोमीन किस नेचर में आता है? Br2। तो हाइड्रोजन भी तो H2 फॉर्म में आता है, आता ही नहीं आता? आपके पास ये क्लोरीन, ये तो क्लास 10th में ही पढ़ा है, ये इलेक्ट्रॉन इसका ये रहा, ये इलेक्ट्रॉन इसका ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसने कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ करा, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड करा, जिसको हम लोग बोलते थे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही शेयरिंग तो मेरा हाइड्रोजन भी करता है। ये देखो भैया, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन गिरा, एक इलेक्ट्रॉन गिरा, ये इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट, ये इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड तो ये भी बना रहा है। बना रहे नहीं बना रहा? तो आप ये बताओ, आप हाइड्रोजन को यहाँ क्यों नहीं बिठा रहे हेलोजन फैमिली में, आप इसको यहाँ ही क्यों बिठा रहे हो? अब भाई हाइड्रोजन तो एक है, कहाँ बिठाऊं मैं? लिथियम फैमिली में बिठाऊं या हेलोजन फैमिली में बिठाऊं? अब जवाब तो था नहीं उनके पास। उन्होंने क्या बोला कि यार मुझे इसके बारे में नहीं पता, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, पर वो रिसर्च नहीं हो पाई पूरी, उसके बारे में कोई बात नहीं हो पाई, और इस तरीके से क्या बन गए आपके मेंडलीव जी के ड्रॉबैक आएंगे। तो अगर हम देखें मेंडलीव जी का बात क्या थी, मेंडलीव जी ने अपने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया था। ही प्रेडिक्टेड 2 न्यू एलिमेंट्स विद ऑल देयर प्रॉपर्टीज। वो 2 एलिमेंट थे, एक एल्यूमिनियम, एक सिलिकॉन, व्हिच वाज नेम्ड एज गैलियम एंड जर्मेनियम लेटर ऑन। उसके बाद उन्होंने एलिमेंट्स को ये भी बोला बोल्डली बोल के कि मैं हर एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से नहीं बढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं चीजों को क्या कर रहा हूं, कहीं कहीं पे अपना रूल वॉइड कर रहा हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, क्योंकि प्रॉपर्टीज मिल जाएगी वरना। उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से बातें करी हुई थी। उन्होंने इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट बनाया टेबल का कि उन्होंने रोज और कॉलम्स का इस्तेमाल करके ग्रुप ऑफ पीरियड जैसे 2 टर्म से दिए। ग्रुप ऊपर से नीचे आने को टॉप टू बॉटम को ग्रुप बोलते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने को आप लोग पीरियड बोलते हैं। जिसमें उन्होंने खुद ही बोला कि ये इतना फिजिबल है कि जब नोबल गैसेज डिस्कवर हुई तो उन्होंने सिर्फ एक लाइन खींच के नया ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप को नाम दिया जीरो ग्रुप। ठीक है, उस नाम को क्या दिया? जीरो ग्रुप नाम दिया, जो कि बहुत फिजिबल था। और इवन उनकी टेबल में चीज़ों को पढ़ना याद करना बहुत आसान था। बट ड्रॉबैक क्या रह गया? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। What was the drawback? Position of hydrogen was not fixed. कोई कह रहा है हाइड्रोजन पे बिठाओ, कोई कह रहा है हाइड्रोजन पे बिठाओ। इसका जवाब टेबल बनाने वाले के पास, लेकिन मेंडलीव के पास नहीं था। और कई लोग कह रहे थे कि आप जब मास को फेवर कर रहे हो तो एटॉमिक मास के हिसाब से आइसोटोप्स को क्यों नहीं फेवर कर रहे हो? आइसोटोप्स भी तो मास का जरिया है, वो भी तो मास के बारे में ही बात करता है, तो उसको भी कंसिडर करो। पर उसका भी जवाब उनके पास नहीं था। और इस तरीके से मेंडलीव की टेबल जो है वो क्या हो गई? डाउन हो गई। मतलब उसके बारे में ज़्यादा लोगों ने बात फिर नहीं करी। फिर लोग वेट कर रहे थे कि कोई और बंदा आए जो और भी अच्छी टेबल बना के दे।
और वो बंदे कौन है? वो है अगला साइंटिस्ट जो है आपके हेनरी मोज़ले, जिसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और अगली क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एक टेबल बना के दिखा दूं कि बेसिकली मेंडलीव ने वो टेबल बनाई कैसे थी। सिर्फ एक ओवरव्यू दूंगा, ठीक है ना। क्लास में आने से पहले अगर होगा तो यहाँ पे बना के रखूंगा, या फिर मैं आपकी वो टेबल पेश कर दूंगा, आपको समझा दूंगा कि टेबल में कैसे कैसे उन्होंने काम किया था, क्या ग्रुप होते हैं, क्या सब ग्रुप्स होते हैं, कैसे उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज को शो किया अपने ग्रुप के अंदर, कैसे पीरियड बनाए, कैसे ग्रुप्स बनाए, ये सब चीज़ें देखेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना है। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सारी बातें समझ में आ गई? यहाँ तक के नोट्स मैं आप लोगों को भेज दूंगा, आप लोग उसमें से काम कर लेना अपने अपने, ठीक है। तो यहीं पे खत्म करते हैं आज की क्लास को, फिर हम करेंगे अगली क्लास में हेनरी मोज़ले के बारे में, ठीक है।